Hello, bachcho. Welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Dara, and today we will discuss a new chapter that is human health and disease. Last lecture हमने किया था reproductive health और अभी तक हम in total 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, human reproduction and reproductive health. And I hope आप सारे के सारे चैप्टर्स का अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायग्राम अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले. तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे कि इम्यूनिटी किसको हम बोलते हैं, इम्यून सिस्टम हम किसको बोलते हैं, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है. ठीक है, हम वेरियस टाइप की डिजीज भी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और 2 डिजीज आपकी बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर दी गई हैं, दैट इज एड्स एंड कैंसर. तो ये 2 डिजीज हैं, इसके बारे में पढ़ के हम जो लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ड्रग्स. ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इनेट इम्यूनिटी हम किसको बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है इम्यूनिटी, ये आपने बहुत ज्यादा बार सुना होगा ड्यूरिंग पैंडेमिक. ठीक है, कि इसकी इम्यूनिटी ज्यादा है. जो बड़े जो बुजुर्ग जो लोग हैं वो पैंडेमिक के टाइम पे आइसोलेटेड रहे, अपने घर से बाहर ना निकले क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है. ठीक है, यंगस्टर की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी अच्छी इम्यूनिटी मानी जाती है. और तो इसके पीछे का हम रीजन देखेंगे. ठीक है, कि क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि जो बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं इनकी इम्यूनिटी जैसे जैसे एज बढ़ती है इम्यूनिटी वीक होने लगती है. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं. इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, 4 टाइप के बैरियर पढ़ेंगे और हम इसके साथ ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे. फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इनेट इम्यूनिटी के, वो हम डिस्कस करेंगे. तो इन टोटल अगर मैं बात करूं, हम इंट्रोडक्शन इनेट इम्यूनिटी को हम डिटेल में करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसकी इम्यूनिटी की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इम्यूनिटी हम किसको बोलते हैं, इम्यूनिटी. ठीक है, इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम हम किसको कहते हैं. तो देखो, जो हमारी बॉडी का जो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप के पैथोजन से, उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम. अब इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी जो हमें प्रोटेक्ट करे डिफरेंट टाइप के पैथोजन से. अब ये जो पैथोजन है ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये पैथोजन वायरस भी हो सकता है, ये पैथोजन कोई प्रोटोजोआ भी हो सकता है, ये पैथोजन कोई हेलमिंथिस भी हो सकता है, ये कोई पैथोजन फंगस भी हो सकता है. ठीक है, जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आप एयर के अंदर इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके हाथ के ऊपर इतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे होंगे, लेकिन हम डेली बीमार नहीं पड़ते. हम जो बीमार पड़ते हैं बहुत रेयर पड़ते हैं. ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बावजूद भी, ठीक है, हम इतना रेयर बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक इनबिल्ट इम्यून सिस्टम है. एक ऐसा सिस्टम है जो हमें पैथोजन से बचाता है. ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमें पैथोजन से बचाता है. डिफरेंट टाइप के पैथोजन हो सकते हैं. अब पैथोजन किसे आप क्या समझते हो, पैथोजन आप किसी बैक्टीरिया को भी समझ सकते हो, पैथोजन किसी फंगस किसी हेलमिंथिस को आप समझ सकते हो. ऐसा कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, ऐसा कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करे, दैट इज नोन एज पैथोजन. पैथो का मतलब है कि डिजीज. ठीक है, जन का मतलब है फॉर्मेशन. ऑलराइट, तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, और इम्यूनिटी की हम डेफिनेशन के बारे में लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इम्यूनिटी की. तो इम्यूनिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कैपेसिटी. ठीक है, इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ
पैथोजन। अब इस पैथोजन के अंदर क्या क्या हो सकता है? ये जो पैथोजन है क्या क्या हो सकता है बच्चे? ये पैथोजन कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है, पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फंगस भी हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एनी डिजीज इज नोन एज पैथोजन, ठीक है। तो यानी कि हमारी बॉडी की एक एबिलिटी, हमारी बॉडी की वो क्षमता जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इम्यूनिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑलराइट, कि कंपोनेंट्स क्या क्या है इम्यून सिस्टम के। कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है बच्चे? देखो, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब देखिए, मतलब सारे के सारे वो कंपोनेंट, सारे के सारे वो एस्पेक्ट्स जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से, वो हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम के अंदर। अब इस कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम के अंदर बच्चे क्या क्या आ सकते हैं? इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। हम डिफरेंट टाइप की लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। हम पढ़ेंगे लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, ठीक है, जो कि लिम्फोइड ऑर्गन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और हम पढ़ेंगे बैरियर्स के बारे में, ठीक है, बैरियर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि वो सारी की सारी चीजें जो हमें प्रोटेक्शन करेंगी, हमें प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजन, वो किसके अंदर इंक्लूड होंगे? इम्यून सिस्टम के अंदर इंक्लूड होंगे। और यहीं पर मैं एक डेफिनेशन लिखवाती हूं इम्यूनोलॉजी की, ठीक है। इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है? इम्यूनोलॉजी मतलब स्टूडेंट्स, जो लॉजी का जो मतलब है, लॉजी का जो वर्ड है, इस लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, यानी कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ऑल द एस्पेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। मतलब वो साइंस की ब्रांच जो कि सारी की सारी चीजों को इंक्लूड करती है, चाहे वो लिम्फोइड ऑर्गन की स्टडी हो, चाहे वो एंटीबॉडीज की स्टडी हो, चाहे वो लिम्फोसाइट्स की स्टडी हो, जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, या फिर वो कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्यूनोलॉजी। और यहां पे आप जैसे कि डी में भी आप लिख सकते हो एंटीबॉडीज, ठीक है, डी में आप क्या लिख सकते हो? एंटीबॉडीज। चलिए, हम इम्यूनोलॉजी की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें कि इम्यूनोलॉजी किसे हम बोलते हैं, तो इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with study of all the components ऑफ इम्यून सिस्टम, की जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मिलके, आपस में कोऑर्डिनेट करके हमें कैसे पैथोजन से बचाते हैं, उनकी स्टडी करना इज इम्यूनोलॉजी। तो अभी तक हमने इस लेक्चर का बेसिक देखा है कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है, पैथोजन आप किसको बोलते हो, और इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, और हम इम्यूनोलॉजी हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी का मतलब है बच्चे वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी हमारी बॉडी की जो हमें पैथोजन से बचाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो एक कंपोनेंट हमने अभी डिस्कस कर लिया, ऑलराइट। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्यूनिटी की क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन सी इम्यूनिटी
इम्यूनिटी की टाइप होती हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। हर एक इम्यूनिटी की टाइप को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है तो ये चांसेस रहते हैं कि आपके क्वेश्चन में 2 to 3 मार्क्स में ये पूछ ले कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि टाइप्स है इम्यूनिटी की, ठीक है। तो हम कोई भी क्वेश्चन स्किप करना नहीं चाहते, तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की, ठीक है। हम किसकी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखिए, चलो हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, 2 टाइप्स है इम्यूनिटी की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। बेसिकली जो मेन जो टाइप्स होती है इम्यूनिटी की वो कौन कौन सी है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी, फर्स्ट टाइप इज innate immunity, and the second type is acquired immunity। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हर एक इम्यूनिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, कैसे इनेट इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट टाइप के पैथोजन से, कैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट टाइप के पैथोजन से, ठीक है। तो एक हमने देख लिया कि ये टाइप होती है इम्यूनिटी की। तो जो क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसे आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट से, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आप नोटबुक में आप एक कॉलम बना के लिख सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो एक तो नाम से आपको पता चल जाएगा कि हम इनेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा हो गया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि पेपर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीधा पैराग्राफ में लिख के आ रहे हो, ठीक है, सही बेशक से होगा, लेकिन पेपर की रिप्रेजेंटेशन भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेपर की रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट्स आप मतलब पेपर को पूरा सजा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कलर से, लेकिन हाँ, लिखने का तरीका थोड़ा सा सही होना चाहिए, ताकि टीचर को पेपर चेक करते टाइम भी लगे कि हाँ यार स्टूडेंट ने मेहनत तो करी है, ठीक है। तो चलो, इनेट इम्यूनिटी की अगर बात करें कि इनेट इम्यूनिटी हम किसको बोलते हैं, तो इनेट इम्यूनिटी का मतलब है वो इम्यूनिटी जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी के सबसे पहले मैं डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखती हूँ, जिसकी वजह से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनेट इम्यूनिटी हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इनबोर्न इम्यूनिटी, ठीक है। हम इसको इनबोर्न इम्यूनिटी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं जेनेटिकली इम्यूनिटी, जेनेटिकल इम्यूनिटी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एंड उसकी बजाय पहले आप ये लिखो कि इसको हम बोलते हैं फैमिलियल इम्यूनिटी, ठीक है। ऐसी इम्यूनिटी जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है, ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, ऐसी इम्यूनिटी जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है, इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखो सुनो,
इसको मैंने इनबोर्न इम्यूनिटी क्यों बोला है, इसको मैंने इनबोर्न इम्यूनिटी को क्यों बोला है? इनबोर्न इम्यूनिटी का मतलब है इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है, इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है वो हर दूसरे दिन बीमार पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर भी इम्यूनिटी होती है और उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? उस इम्यूनिटी को हम बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। और ऐसी इम्यूनिटी जो कि बर्थ के बाद एक्वायर की जाती है, जैसे कि नाम ही बता रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो बाय बर्थ जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? दैट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इट इज एक्वायर्ड, ये एक्वायर की जाती है, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है। अब देखो इस इम्यूनिटी का एक और नाम भी है जो मैंने यहां पे नहीं लिखा है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको हम स्टूडेंट्स नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इनेट इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। इनेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब इन दोनों इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है? नाउ लेट्स डिस्कस What's the meaning of non-specific and specific immunity? Non-specific का मतलब क्या है? In general ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पैथोजन, किसी भी टाइप का पैथोजन है, ठीक है, किसी भी टाइप का पैथोजन है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। यानी कि इनबोर्न इम्यूनिटी कोई पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट ही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दैट्स व्हाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इज इट क्लियर कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है? इसको हम इनबोर्न इम्यूनिटी बोलते हैं, ऐसी इम्यूनिटी जो कि पेरेंट से मिले, ऐसी इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, इसको हम क्या बोलेंगे? इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ एंड इट इज नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इट इज नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज, अगर मैं नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं तो जो इनेट इम्यूनिटी है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी में? तो इनेट इम्यूनिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो 4 टाइप के बैरियर, ठीक है, 4 तो बैरियर्स पढ़ेंगे हम इनेट इम्यूनिटी के अंदर, और हम पढ़ेंगे ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, और हम पढ़ेंगे ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये होगी किसके बारे में? इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कंपोनेंट्स क्या क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट किस तरीके से काम करते हैं, और हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज के बारे में, ठीक है। यानी कि ये कंपोनेंट्स हैं किसके? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक नए डिफरेंस के बारे में। तो एक नया जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो क्या होगा? इसके अंदर मेमोरी एब्सेंट होती है। इसके अंदर क्या होगी? मेमोरी एब्सेंट होगी, यहां पर मेमोरी प्रेजेंट होगी। यानी कि क्या होगा? यानी कि क्या होगा? अगर आपने सुना होगा कि अगर एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो बार बार दूसरी बार उसको नहीं होता, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम जब अटैक होता है, ठीक है, किसी भी पैथोजन का अटैक होता है, तो फर्स्ट टाइम जो रेस्पॉन्स हमारी बॉडी जनरेट करती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। कोई भी पैथोजन आ गया, हमारी बॉडी ने इसको किल किया, लेकिन अगर वो सेम पैथोजन दोबारा एंट्री करेगा हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी
उसके लिए ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट ऑलरेडी मेमोरी सेल्स होती हैं, यानी कि मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स और मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो कि याद कर लेंगी कि ये पैथोजन वही है जिसने पहले भी अटैक किया था, तो उसको मारने की मेरे पास ऑलरेडी सारी की सारी स्ट्रेटेजी तैयार है, और डिजीज कॉज करने से पहले, सिम्टम्स आने से पहले उस पैथोजन को मार दिया जाएगा। ये जो मेमोरी वाली जो खासियत है, जो मेमोरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसके पास है? ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास। ये किसके पास है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये इनेट इम्यूनिटी के पास नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा और एक फिर से हमें बनाना पड़ेगा इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस। अब देखना और सुनना ध्यान से, देखो जो इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी हमें फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक बार हम यहां पे लिख लेते हैं, इट प्रोवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूं, ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है? इट प्रोवाइड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमें ये प्रोवाइड करती है। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझाऊं कि फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। आप देखो, जस्ट सपोज हमारी कंट्री के अंदर कोई भी टेररिस्ट अंदर घुस गया है, ठीक है, तो सबसे पहले जो फौज होगी, यानी कि वो होगी बीएसएफ, ठीक है, यानी कि बीएसएफ उसको टेररिस्ट को कैप्चर करने की, मारने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। तो यानी कि वो हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फिर भी बचाते कहीं दूसरी जगह से टेररिस्ट अंदर घुस गया है, तो अब उसको क्या नहीं छोड़ेगी? आर्मी नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो आर्मी क्या करेगी? वो हमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब आर्मी से भी अगर बात नहीं बन रही है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि कमांडोज आएंगे। ऑलराइट, यानी कि वैसे तो हमारी कंट्री की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, अगर फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर हमें कमांडोज की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो क्या प्रोवाइड करेंगे? हमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमें जो प्रोवाइड करेगा वो होगा इनेट इम्यूनिटी, और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जस्ट सपोज आर्मी के अंदर ऐसे रैंक्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि हवलदार, उसके बाद लेफ्टिनेंट्स, उसके बाद कर्नल, ठीक है। अगर कोई भी टेररिस्ट आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्ट कर्नल फाइट करने जाए, ठीक है, क्योंकि उसको पूरी की पूरी जो आर्मी है, उसको जो भी हेडक्वार्टर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। अगर कर्नल को ही कुछ हो गया तो पूरी की पूरी यूनिट को कौन संभालेगा? तो सबसे पहले कौन जाएगा? हवलदार लड़ने जाएंगे, ठीक है। तो हवलदार से अगर लड़ने गए तो यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फिर भी बात नहीं बन रही तो लेफ्टिनेंट्स जाएंगे, कैप्टन से जाएंगे, यानी कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है तो कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स जाएंगे, ठीक है, यानी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रही है हमारी इनेट इम्यूनिटी, और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आई? अब देखो अब क्या बात होगी, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, ये प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, ये प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ टाइम प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूं तो इट कैन बी शॉर्ट लिव्ड एंड इट कैन बी लॉन्ग लिव्ड। इट कैन बी शॉर्ट लिव्ड और it can be long lived, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो प्रोवाइड, जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो तो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। ये थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगी और ये शॉर्ट लिव्ड भी हो सकती है और लॉन्ग लिव्ड भी हो सकती है। और अगर मैं एक और डिफरेंस की बात करूं तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर कोई रोल नहीं होता एंटीबॉडीज का, ठीक है। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं, अब ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नो रोल ऑफ एंटीबॉडीज, और यहां पर रोल होता है किसका, एंटीबॉडीज का, ठीक है। रोल ऑफ एंटीबॉडीज होता है किसके अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं सम अप करूं कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, तो इनेट इम्यूनिटी जो कि इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। इनेट इम्यूनिटी को हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी हमें फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है। इनेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो है 4 टाइप के बैरियर्स और एक ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हम स्टडी करेंगे, बी लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट्स को, और हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडीज को डिटेल के अंदर। जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो मेमोरी की जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो नहीं होती, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो ये था जनरल डिफरेंस किसके बीच में, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। तो इनके जो नाम है, जो डिफरेंट नाम है, उन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और आपके एग्जाम में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून जो रिस्पॉन्स है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, 3 काम करता है और तीनों आर से शुरू होंगे, ठीक है। 3 काम करता है और तीनों किससे शुरू होंगे, आर से शुरू होंगे, यानी कि ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, रिकॉग्नाइज एंटीजन, ठीक है। ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन को। दूसरा ये रिमेंबर करेगा, रेस्पॉन्स देगा, पहले तो उसको अटैक करेगा, किल करेगा, रेस्पॉन्स टू एंटीजन, ये एंटीजन को रेस्पॉन्ड करेगा। और जो थर्ड जो है वो क्या है, आर, वो रिमेंबर करेगा एंटीजन को, इट विल रिमेंबर एंटीजन, ठीक है। यानी कि 3 काम कर रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि एक तो पहले पकड़ लेगा, पहले तो समझ लेगा कि ये तो फॉरेन पार्टिकल है, इसको मैंने मारना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। फिर उसको मारने की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करेगा, रेस्पॉन्ड देगा उस एंटीजन को, और उसके बाद रिमेंबर भी कर लेगा, अगर ये एंटीजन भाई साहब दोबारा आ गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैंने पहले टाइम लगाया था लेकिन अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, अब जल्दी से अगर सेम एंटीजन आया तो दोबारा से फटाक से मैं उसको किल कर दूंगा, ठीक है। तो ये 3 मेन काम है, 3 इंपॉर्टेंट आर्स हैं किसके, इम्यून, हमारे इम्यून जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की डिटेल के अंदर, ठीक है। हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी की डिटेल के अंदर कि मेन इनेट जो इम्यूनिटी है, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी। आप मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ कि इनेट इम्यूनिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जल्दी बताओ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनेट इम्यूनिटी की। एनीवन याद आया कुछ? सबसे पहले इसको हमने क्या बोला था, इट इज ऑल्सो नोन एज, जल्दी से लिख लेते हैं, इनबॉर्न या फिर फैमिलियल, ठीक है, या फिर हमने क्या बोला था, फैमिलियल इम्यूनिटी, जो कि सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है। और हमने इसको क्या बोला था, ऑल्सो नोन एज
नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। और हमने क्या बोला था, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोला था कि यानी कि इन जनरल कोई भी पैथोजन आता, कोई भी भेदभाव नहीं करती, ये संभाल लेगी। अगर मैं आपको एक और डिफरेंस की बात करूं तो चलिए, हमारे पास स्पेस है अभी, एक और डिफरेंस के बारे में लिख लेते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी है, इट इज प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड वर्टिब्रेट्स, ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूं तो ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ओनली इन, ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होगी, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहां से हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इनेट इम्यूनिटी के हम जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये इनबॉर्न फैमिलियल इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, और ये हमें प्रोवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमें ये प्रोवाइड करेगी, ऑलराइट। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, यही तो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इनेट इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। हम किसके बारे में बात करेंगे, 4 टाइप के बैरियर्स प्लस ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, 4 टाइप के बैरियर और ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 टाइप ऑफ बैरियर्स एंड ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम, 4 टाइप ऑफ बैरियर्स, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, 4 टाइप के हम बैरियर्स डिस्कस करने वाले हैं, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। तो सबसे अगर मैं पहले बात करूं नंबर 1, तो हम इसको बोलेंगे फिजिकल बैरियर। अब देखो बैरियर का मतलब क्या है, देखो बैरियर का मतलब है अगर पैथोजन बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है, तो उसको किस किस हर्डल का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसके रास्ते में, वो होंगे बैरियर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल बैरियर, क्या आता है फिजिकल बैरियर के अंदर, अब हम डिस्कस करेंगे तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। और थर्ड बैरियर की बात करूं तो डेट इज सेलुलर बैरियर, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम, सेलुलर बैरियर के बारे में। और जो फोर्थ है ये है आपका साइटोकाइन्स बैरियर, ये क्या होगा स्टूडेंट, साइटोकाइन्स बैरियर, ऑलराइट। अब देखो जो फिजिकल जो बैरियर है और फिजियोलॉजिकल बैरियर, याद रखना ये P वाला P वाला, C वाला C वाला, ठीक है। अब देखो P और P, फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये हमें प्रोवाइड करेंगे क्या, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, यानी कि ये क्या है, हवलदार है, ठीक है। यानी कि फिर हम बात करेंगे सेलुलर बैरियर के बारे में और साइटोकाइन बैरियर के बारे में, और ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। यानी कि ये क्या है बच्चे, ल्यूटेरेंट्स है, ठीक है, यानी कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। यहां पर मैं एक नोट करके लिखवा दे रही हूं, ठीक है, नोट करके लिखवा दे रही हूं, क्योंकि फिर अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। नोट में मैं क्या लिखवा रही हूं कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज
प्रोवाइडेड बाय, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये कौन प्रोवाइड करेगा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज प्रोवाइडेड बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बॉक्स के अंदर क्लोज कर दूं, क्योंकि ये है आपका इंपॉर्टेंट, और चलो ठीक है, अब की बार हम सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, चलो, यानी कि अरे चलो कोई नहीं, हम चेंज कर लेते हैं, सर्कल की बजाय हम ओवल शेप पे जाते हैं, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि ये होगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रोवाइड करेंगे, और आपका जो सेकंड जो लाइन ऑफ डिफेंस है स्टूडेंट्स, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करेगा आपका सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, ठीक है, और जो थर्ड जो लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड जो लाइन ऑफ डिफेंस है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्या क्या आता है फिजिकल बैरियर के अंदर, क्या क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है, हम डिटेल के अंदर करेंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आ सकता है? अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? इनेट इम्यूनिटी। अगर इनेट इम्यूनिटी की जगह चार ऑप्शन आपको दे दिए, कैसे ऑप्शन दे दिए? फिजिकल बैरियर ऑप्शन नंबर ए, फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑप्शन नंबर बी, थर्ड में आपको दे दिया साइटोकाइन बैरियर, और डी में दे दिया आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, या फिर डी में आपको चारों, डी में आपको दे दिया सॉरी बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि ए बी सी और डी ऑप्शन दे दिया आपको ऑल ऑफ दिस। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रोवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो यानी कि ध्यान में रखना, पीपी ये प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सीसी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज प्रोवाइडेड बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में? फिजिकल बैरियर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? फिजिकल बैरियर के बारे में। ठीक है, पहला कंपोनेंट है फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर यानी कि हमें बॉडी के अंदर एंट्री करने से रोकना है, किसको? पैथोजन को। अब पैथोजन का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कोज कर रहा है। ठीक है, अब वो जो डिजीज कोज कर रहा है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वो पैथोजन कुछ भी हो सकता है, ये फंगस भी हो सकता है, ये वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट में हम फिजिकल बैरियर के अंदर ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा? स्किन। ठीक है, स्किन, हमारी बॉडी की जो स्किन है ये किस तरीके से काम करेगी? हमारी बॉडी की स्किन करेगी प्रोवाइड एंट्री ऑफ द पैथोजन। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन? स्किन इट प्रोवाइड किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी? बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ द पैथोजन। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजन, पैथोजन की एंट्री को रोकेगी। ठीक है, स्किन। दूसरा जो फिजिकल जो बैरियर के अंदर जो आता है एग्जाम्पल, ये आएगा म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर म्यूकोसा। देखो, अगर हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे सपोज यहां पर स्किन के ऊपर कोई भी फॉरेन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारी जो स्किन है वो प्रिवेंट करेगी एंट्री, कि हमारी बॉडी की जो स्किन है उसको क्रॉस करके पैथोजन एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर उस पैथोजन ने एंट्री कर ली माउथ के थ्रू या फिर नोज के थ्रू, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू या फिर हमारे माउथ के थ्रू एंट्री कर ली, तो क्या होगा? तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्या कर लेगी? ये ट्रैप कर लेगी किसको ट्रैप कर लेगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजन को ट्रैप कर लेगी और इमोबिलाइज कर देगी। अब ध्यान से सुनना, म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहां पर प्रेजेंट थी?
रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है, यानी कि यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, पूरे के अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन है। और जो थर्ड हो गई वो कौन सी हो गई, रेस्पिरेटरी हो गया, और पूरा का पूरा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, चाहे वो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, किसी के थ्रू भी अगर पैथोजन ने एंट्री की है, ठीक है, तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, वो म्यूकोसा मेम्ब्रेन उस पैथोजन को ट्रैप कर लेगी, क्योंकि म्यूकस है। म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा मटेरियल है, सब्सटेंस है, जो कि पैथोजन को ट्रैप कर लेगा और इमोबिलाइज कर देगा, ताकि ये पैथोजन आगे फर्दर मूव ना कर पाए, ठीक है। तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहां कहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है, कहां कहां पर प्रेजेंट होगी, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, यानी कि जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर ये यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट विल ट्रैप पैथोजन, ट्रैप पैथोजन एंड इमोबिलाइज, ठीक है, उसको आगे मूव नहीं करने देगा। ऑल राइट, समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनना, चलो ठीक है, स्किन ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, म्यूकस ने भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, लेकिन अगर अभी भी किसी तरीके से पैथोजन ने बॉडी के अंदर एंट्री कर ली, ठीक है, तो फिर कैसे बचेंगे, तो उसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट बैरियर की, और जो नेक्स्ट जो बैरियर है दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ध्यान से सुनना कि आपने बोला कि स्किन ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, चलो ठीक है, अगर माउथ के थ्रू, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू अगर पैथोजन ने एंट्री की, तो वहां पर म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो संभाल लेगी, ठीक है। ये तो आ गया फिजिकल बैरियर के अंदर। स्टूडेंट्स डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि फिजिकल बैरियर के अंदर क्या आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर पैथोजन नहीं माना, फिर भी पैथोजन बहुत ज्यादा जिद्दी है कि मैं तो डिजीज कोज करके मानूंगा, तो उसके लिए बैठे हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कि आप एनवायरमेंट नहीं छोड़ेगा। एनवायरमेंट मतलब पीएच। ध्यान से सुनना, आपको याद है जब मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था कि जो वेजाइना की जो पीएच है वो क्या है, एसिडिक है, ठीक है। स्टमक के अंदर जो पीएच है, आप 11th में पढ़ के आए होंगे, बिकॉज ऑफ HCl, वो भी क्या होती है, स्ट्रांगली एसिडिक पीएच होती है, ठीक है। यूरिन की जो पीएच है वो भी क्या है, एसिडिक पीएच है। तो ये जो एनवायरमेंट है ये पैथोजन को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना, एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना अगर वो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू आ रहा है, यानी कि वेजाइना के थ्रू अगर उसने एंट्री कर ली, वेजाइना के थ्रू अगर एंट्री कर ली तो एसिडिक पीएच नहीं छोड़ेगा। उसके बाद अगर वो स्टमक के अंदर है, यानी कि अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आ रहा है, तो स्टमक के अंदर क्या होगी, एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक बिकॉज ऑफ HCl, ठीक है। और एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन, अगर एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन, जो पीएच है यूरिन की वो भी क्या है स्टूडेंट्स, एसिडिक है। मतलब जब यूरिथ्रा के अंदर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है, तो जब यूरिनेशन करेगा पर्सन, तो उस यूरिन का पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, और उस यूरिन के पीएच के जो भी यूरिन का जो पीएच है एसिडिक है, उसको पैथोजन को किल कर देगा जो कि यूरिथ्रा के अंदर प्रेजेंट है, और वहीं से फ्लश आउट हो जाएगा पैथोजन, ठीक है। तो एसिडिक पीएच किस किस की हो गई, एसिडिक पीएच हो गई वेजाइना की, स्टमक की और यूरिन की, ठीक है। आप देखो हमारी बॉडी के अंदर लाइजोजाइम्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, लाइजोजाइम, और ये जो लाइजोजाइम है ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, ये सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा बैक्टीरिया की। और ये जो लाइजोजाइम है ये कहां कहां पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा सलाइवा का, जब आपने जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर कंपोनेंट देखे होंगे सलाइवा के कि 99.5% तो सलाइवा के अंदर
वाटर है और 0.5% सोल्यूट होता है और उस सोल्यूट के अंदर और आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होगा, लाइसोजाइम प्रेजेंट होगा। और ये जो लाइसोजाइम है ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया की वॉल को डिग्रेड कर देगा। और इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टीयर्स, ये टीयर्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि फिजिकल बैरियर को क्रॉस करके, अगर फिजिकल बैरियर को क्रॉस करके पैथोजन आया, ठीक है, तो कौन नहीं छोड़ने वाला, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर एसिडिक पीएच हो गई, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट हो गए ईयर्स के अंदर और स्लाइवा के अंदर, ठीक है। तो यानी कि फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर ने अपना काम किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन की, यानी कि हवलदार्स ने अपना काम किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। लेकिन 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 अभी भी बात नहीं बनी है, अभी भी पैथोजन जिंदा है, ठीक है। तो उसके बाद हमें एक थर्ड बैरियर की जरूरत पड़ेगी और वो जो थर्ड बैरियर कौन होगा, हमारे पास पैथोजन इतना अगर स्टबर्न है, इतना जिद्दी है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे और ज्यादा जिद्दी है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे थर्ड बैरियर की, ठीक है। जो थर्ड जो बैरियर होगा स्टूडेंट्स, जो थर्ड बैरियर होगा वो क्या होगा, सेलुलर बैरियर। जो थर्ड बैरियर क्या होगा, ये होगा सेलुलर बैरियर, ठीक है। सेलुलर बैरियर के अंदर क्या होगा, सेल्स होंगी, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। और जो सेलुलर बैरियर है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस, जल्दी बताओ, सेलुलर बैरियर कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करेगा, तो जो सेलुलर बैरियर है ये प्रोवाइड करेगा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, अलॉन्ग विद साइटोकाइन बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिम्फोसाइट्स, ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स क्या है, WBC है, वो किसके अंदर आएंगी, वो आएंगे आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, वो आएंगे आपकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। क्लियर है। तो यहां पर हम दूसरे टाइप की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं सेलुलर बैरियर के अंदर। तो जो सेलुलर बैरियर है इट consists of ये किस किस से मिलके बना होगा, ये मिलके बना होगा आपका सेल से, और वो जो सेल्स होंगी ये होंगी फेगोसाइटिक सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है। यानी कि सेलुलर बैरियर के अंदर ये किस किस से मिलके बना है, इसके अंदर फेगोसाइटिक सेल्स होंगी, फेगोसाइटिक, ठीक है, ऐसी सेल्स जो पैथोजन को खा लेंगी और या फिर वो क्या होंगी, टॉक्सिक होंगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं सेल की बात करूं तो सेलुलर बैरियर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना स्टूडेंट्स, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सेलुलर बैरियर के अंदर अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो इसके अंदर क्या आएगा, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। बहुत कम कमेंट्स करते हैं स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं वो लेक्चर देखते हैं या नहीं देखते। कुछ कुछ स्टूडेंट्स की डेफिनेटली मेरे को आंसर भी मिलते हैं, यानी कि वो इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे को खुद अच्छे से सेटिस्फेक्शन होता है कि लिटरली जो मैं पढ़ा रही हूँ उनको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर बच्चे देख भी रहे हैं वीडियो को तो आई डोंट नो व्हाई वो कमेंट नहीं करते। क्वेश्चंस मैं उनसे पूछती हूँ तो उनको करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि आप 11th में जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है वो चैप्टर पढ़ के आए हो, तो बताओ मुझे आपको WBC के बारे में पता है, तो बताओ मुझे आपको उन WBC के बारे में पता है कि जो कि ग्रेनुलोसाइट्स हैं, जो कि ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। ऐसे WBC जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो कौन कौन से WBC ग्रेनुलोसाइट्स हैं, कौन कौन से WBC ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, आपको मुझे जवाब देना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं
ये क्या होते हैं? तो जो न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं बच्चे, ये है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या है? ये है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी की टाइप है। डब्ल्यूबीसी कौन सी है? 3 टाइप के ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। कौन से? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिडोफिल्स, या फिर इओसिनोफिल्स हम जिसको बोलते हैं, वो ग्रेनुलोसाइट्स हैं। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आप देखो ये टाइप्स हैं डब्ल्यूबीसी की, और डब्ल्यूबीसी की कौन सी? ग्रेनुलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी की कौन सी? ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ये मैक्सिमम इन नंबर होंगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि ये मैक्सिमम इन नंबर होंगी। अराउंड 60 to 70% ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप देखो ये हाईली मोटाइल है, फेगोसाइटिक सेल्स है। ठीक है, ये फेगोसाइटिक सेल्स है। फेगोसाइटिक सेल का मतलब क्या है? फेगोसाइटिक सेल है यानी कि ये जो सेल्स हैं ये बैक्टीरिया को, ठीक है, कोई भी पैथोजन है उसको एनगल्फ कर लेंगी। एनगल्फ करने के बाद क्या होगा? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बॉडी शो करेगी। अब ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ये कोई भी पैथोजन है, सेल ने उस पैथोजन को एनगल्फ किया। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा सेल के पास एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम लाइजोसोम कहते हैं। ये जो लाइजोसोम है उस पैथोजन को पकड़ लेगा। ठीक है, पकड़ लेने के बाद ये जो लाइजोसोम है ये हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंजाइम रिलीज करता है और पैथोजन को मार गिराता है। तो ये होती है फेगोसाइटिक सेल, यानी कि खाने वाली सेल्स। ठीक है, और ये फेगोसाइटिक सेल्स होंगी, हाईली मोटाइल होंगी। ठीक है, हाईली मोटाइल, यानी कि क्या होगा? अगर कोई भी अगर इंजरी होती है तो सबसे पहले ये बोलते कि तुम तो ठहरो, सबसे पहले मैं जाती हूँ। ठीक है, न्यूट्रोफिल जाएंगी कि तुम चिंता मत करो, हम देख के आते हैं कि क्या हुआ है। जैसे सपोज आपके हाथ पे कोई इंजरी हो गई, यानी कि जो फर्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि स्किन है, वो ब्रेक हो गया। अब इतने सारे एयर्स के अंदर पैथोजेंस वगैरह तो होते हैं, तो सबसे पहले भागकर कौन जाएंगे? न्यूट्रोफिल, क्योंकि ये क्या है? हाईली मोटाइल है कि तुम ठहरो हम आते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल जाती है और उनको मार गिराती है, इसलिए हमने क्या बोला इसको? हाईली मोटाइल। और इन्हीं का एक दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, PMNL। ठीक है, फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉलीमॉर्फो। 1 नंबर में फुल फॉर्म भी आती है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट का मतलब क्या है बच्चे? ये एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। जो न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है ना बच्चे, वो मल्टी लोब्ड होता है। क्या होता है? मल्टी लोब्ड होने की वजह से उसकी डिफरेंट शेप बन जाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यूट्रोफिल्स की, तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये क्या है स्टूडेंट्स? ये फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ये मैक्सिमम होती है नंबर के अंदर, हाईली मोटाइल होती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा डिफरेंट शेप बन जाती है, क्योंकि मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। तो ये तो हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो नेक्स्ट है जो सेल जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल की भी ज्यादा लाइफ स्पेन नहीं होता स्टूडेंट्स, 3 to 10 डेज होता है, वो भी शॉर्ट लिव्ड होती है। अगर आपको लिखना है तो लिख लो। मोनोसाइट्स क्या होती हैं? ये भी शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये भी शॉर्ट लिव्ड होती हैं। और मुझे ये बताओ, जो मोनोसाइट्स है वो ग्रेनुलोसाइट्स होंगी या फिर एग्रेनुलोसाइट्स? जल्दी बताओ। देखो, जो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या क्या आएगा? न्यूट्रोफिल्स आएंगी, और आपकी मोनोसाइट क्या है? एग्रेनुलोसाइट्स है। ठीक है, यानी कि ग्रेनुलोसाइट की बात करो तो न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल्स। ठीक है, और एग्रेनुलोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो
आएगा आपका लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की हम बात नहीं कर रहे, लिम्फोसाइट तो आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं, ठीक है। वो किसका पार्ट है? वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, तो हम वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मोनोसाइट। मोनोसाइट्स क्या है? ये है ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ये है तो ए ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स नहीं होते, लेकिन ये क्या है? फेगोसाइटिक सेल्स हैं। ये क्या है? फेगोसाइटिक सेल्स हैं। ये भी सेल को एनगल्फ कर लेंगी और उसके बाद जो भी काम तमाम करना है पैथोजन का वो कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स किसके अंदर मिलती हैं बच्चे? स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। अगर जो मोनोसाइट सेल्स हैं ये किसके अंदर हो? ब्लड के अंदर हो, तो इनको तो हम मोनोसाइट्स बोलेंगे। अगर ये जो मोनोसाइट्स हैं ये अगर टिश्यू के अंदर चली जाए, टिश्यू के अंदर घूमते रहे, तो हम इनको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस। इनको क्या बोलेंगे? मैक्रोफेजेस बोलेंगे। तो थर्ड टाइप की जो सेल होती है स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड टाइप की जो सेल है ये है आपकी मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस क्या है? ये क्या है? लॉन्ग लिव्ड सेल्स हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन इनका ज्यादा होता है। मैक्रोफेजेस ये होती मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। मॉडिफाइड मोनोसाइट्स, मॉडिफाइड मोनोसाइट्स का मतलब क्या? देखो, अगर मैं बात करूं मोनोसाइट्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स? मोनोसाइट्स प्रेजेंट होती है ए ग्रेनुलोसाइट जो कि फेगोसाइटिक्स होते हैं ब्लड के अंदर। अगर ये मोनोसाइट्स अगर टिश्यू के अंदर चली जाएं तो हम इनको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस। अगर वो वहीं पर घूमते रहे, मैक्रोफेजेस भी क्या होते हैं बच्चे? हाईली फेगोसाइटिक सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? हाईली फेगोसाइटिक सेल्स हैं, ठीक है। और अगर ये मैक्रोफेजेस अगर स्टिक हो जाए एक पर्टिकुलर टिश्यू से, ठीक है, स्टिक टू वन पर्टिकुलर टिश्यू, एक पर्टिकुलर टिश्यू में ये स्टिक हो जाए तो इनको हम क्या बोलेंगे? हिस्टियोसाइट्स, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? हिस्टियोसाइट्स। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको याद होगा कफर सेल्स जो कि फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ये लीवर के अंदर मिलती हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। तो मोनोसाइट्स आप बोलते हो ब्लड के अंदर, जब ये टिश्यू के अंदर पहुंच जाए तो मैक्रोफेजेस। अगर ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ही प्रेजेंट रहे, पूरे टिश्यू के अंदर इधर उधर ना घूमे, तो हम उनको क्या बोलते हैं? हिस्टियो। एंड हिस्टियो वर्ड, हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यू। एक पर्टिकुलर टिश्यू में ये अगर स्टिक हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टियोसाइट्स, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने बोल दिया है कफर सेल्स। ये और टाइप की सेल्स भी होते हैं जो कि ब्रेन के अंदर भी मिलती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो तीन टाइप की यहाँ पर हमने फेगोसाइटिक सेल्स पढ़ी, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेलुलर बैरियर के अंदर जो लास्ट टाइप की जो सेल्स होती हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको? नेचुरल किलर सेल्स, यानी कि NK सेल्स, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स क्या होती हैं बच्चे? ये भी टाइप्स हैं किसकी? लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। ये भी क्या है? टाइप्स हैं लिम्फोसाइट्स की। ये किसकी टाइप्स हैं? ये टाइप्स हैं लिम्फोसाइट की। और ये बचाती है वायरस इन्फेक्टेड सेल को, ये किल करती है, ठीक है। ये किसको करती है? अगर कोई भी बॉडी के अंदर अगर नॉर्मल सेल है, ठीक है, कोई भी बॉडी के अंदर अगर नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल अगर कोई भी वायरस अगर इन्फेक्ट कर देता है तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को ये किल करती है, ठीक है। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन या फिर अगेंस्ट वायरस या फिर किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है, किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे भी ये ना कोई भी सपोज ये एक सेल है, ठीक है, कोई भी सपोज ये एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर ये वायरस ने अटैक कर दिया है, ठीक है, इस वायरस ने अटैक कर दिया है, तो जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो क्या करेंगी? वो सीक्रेट करती हैं एक प्रोटीन, ठीक है। नेचुरल किलर सेल यहां पे मैं लिख देती हूं NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स रिलीज
प्रोटीन कॉल्ड, उस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, परफोरिन। ठीक है, ये परफोरिन क्या करेगा, क्रिएट ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्स। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या बना देगा, मतलब पोर्स क्रिएट कर देगा, और ये जो पोर्स के थ्रू क्या करेगा बच्चे, वाटर एंटर करेगा। ठीक है, वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा। ये क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है। ठीक है, ये क्या है, एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है। ठीक है, और क्रिएट ट्रांस मेम्ब्रेन पोर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा। ठीक है, वाटर अंदर चला जाएगा तो सेल क्या होगी, बर्स्ट हो जाएगी। और सेल क्या होगी स्टूडेंट्स, बर्स्ट हो जाएगी। तो जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट वायरस बाय क्रिएटिंग ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्स, और जिसके थ्रू वाटर एंटर करेगा, बहुत सारा अगर वाटर एंटर करेगा तो सेल का साइज बड़ा हो जाएगा और सेल एकदम क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी सेल्स को बचाती हैं इन्फेक्ट होने से। ऑलराइट, तो ये था आपका सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर वी हैव स्टेटेड 4 टाइप ऑफ डिफरेंट सेल्स। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल, सेकेंड वन इज मोनोसाइट, थर्ड वन इज मैक्रोफेजेस एंड फोर्थ वन इज नेचुरल किलर सेल। ठीक है, जो सेलुलर बैरियर है ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ बैरियर इज, जो फोर्थ टाइप का जो बैरियर है ये है आपका, फोर्थ टाइप का जो बैरियर है ये है साइटोकाइन बैरियर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सेकंड जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है साइटोकाइन बैरियर्स के थ्रू। ठीक है, तो जो साइटो का मतलब होता है स्टूडेंट सेल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। काइन का मतलब क्या होता है, सिग्नल्स। ठीक है, तो यहां पर जो सेल है वो सिग्नल भेजेगी, और ये जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, और ये जो सिग्नल है ये बचाएगा दूसरी सेल को इन्फेक्ट होने से। जस्ट सपोज किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया, ठीक है, फिजिकल बैरियर को क्रॉस करके, फिजियोलॉजिकल को क्रॉस करके, वो सेलुलर बैरियर को भी क्रॉस करके, यानी कि न्यूट्रोफिल सेल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट सेल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर वायरस है तो नेचुरल किलर सेल्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऑलराइट, तो जो नेचुरल जो किलर सेल्स होती है ना, ये नेचुरल किलर सेल्स ये वायरस को किल नहीं करती। ठीक है, ये भी वायरस इन्फेक्टेड जो सेल है और जो कैंसरस सेल है इनको बचाएंगी बाय क्रिएटिंग पोर्स, यानी कि बाय क्रिएटिंग ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है साइटोकाइन बैरियर की, कि अभी भी पैथोजन है बॉडी के अंदर, हमारे इम्यून सिस्टम ने अभी तक उसको किल नहीं किया है। तो फिर बारी आती है साइटोकाइन बैरियर की। साइटो का मतलब सेल, काइन का मतलब होता है सिग्नल्स। ठीक है, तो ये जो साइटोकाइन जो बैरियर है इसके अंदर जो इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं, ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये एक सिग्नल्स भेजेगी। ठीक है, तो सिग्नल्स की क्या अगर मैं बात करूं कि सिग्नल्स का मतलब क्या है, तो दीज आर मॉलिक्यूल्स। आप मॉलिक्यूल्स बात करो या फिर प्रोटीन्स के बारे में, अगर जनरली प्रोटीन होती हैं, टू प्रोवाइड सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी कि सेल तो इन्फेक्ट हो चुकी है पैथोजन से, जो नॉर्मल बॉडी सेल है वो तो इन्फेक्ट हो चुकी है, लेकिन ये खबर पहुंचा देंगी दूसरी सेल को कि यार हम तो इन्फेक्ट हो गए लेकिन तुम अपने आप को बचा लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इंटरल्यूकिन फर्स्ट की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरल्यूकिन फर्स्ट, ये जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट है इट इज सीक्रेटेड बाय ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक पायरोजेनिक केमिकल है। ठीक है, ये क्या है, एक पायरोजेनिक केमिकल है। ये जो पायरोजेनिक केमिकल है ये क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा फीवर, यानी कि माइल्ड फीवर। ठीक है, इंड्यूस माइल्ड फीवर। ऑलराइट, अब क्या होगा कि ये जो फीवर है, माइल्ड फीवर है, ये
क्या करेगा, इट इज नेसेसरी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ WBC, ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा WBC की मल्टीप्लीकेशन होगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ WBC, एंड इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, एंड इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सिग्नल्स हैं जो कि सेल भेजेगी, ठीक है, ताकि दूसरी सेल को बचाया जा सके। तो अगर मैं बात करूं इंटरल्यूकिन फर्स्ट की, तो ये एक पायरोजेनिक केमिकल है जो बॉडी के अंदर फीवर को इंड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से WBC की और ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होगी और बैक्टीरियल ग्रोथ वो इनहिबिट हो जाएगी। ये तो एक टाइप का है एग्जाम्पल। अगर मैं दूसरे टाइप के एग्जाम्पल की बात करूं तो जस्ट सपोज ये आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरफेरोन्स, ठीक है। तो इंटरफेरोन्स के अगर बारे में बात करूं तो इंटरफेरोन्स क्या है, दीज आर द केमिकल्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है, ध्यान रखना ये वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस कर रही है। दीज आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। यानी कि ये एंटीवायरल सब्सटेंसेस होते हैं, आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये एंटीवायरल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एंटीवायरल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे नॉन इन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्ट होने से बचाएंगे। अब देखो क्या होता है, जैसे सपोज एक नॉर्मल इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, और वायरस ने एंट्री की, तो जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है और जो नॉर्मल सेल का जेनेटिक मटेरियल है आपस में अटैच हो गए और इन्होंने मल्टीप्लिकेशन करना शुरू किया और नॉर्मल सेल को भी ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जो इन्फेक्टेड जो सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, ये क्या रिलीज करेगी, इंटरफेरोन से रिलीज करेगी, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी किसको, नॉन इन्फेक्टेड सेल को इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी, और ऐसे प्रोटीन, और अब क्या होगा, ये जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाएगी जिससे कि इस प्रोटीन की, इस जेनेटिक मटेरियल की प्रोटीन की ग्रोथ ना हो। अगर प्रोटीन की ग्रोथ नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगी, और इनफैक्ट फिर जो ये वायरस है ये किसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। डिफरेंट टाइप के इंटरफेरोन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरफेरोन अल्फा, ठीक है, इंटरफेरोन अल्फा, इंटरफेरोन बीटा, ठीक है, इंटरफेरोन गामा, ठीक है। तो जो इंटरफेरोन अल्फा है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट, ये ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इंटरफेरोन बीटा की बात करूं तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फिब्रोब्लास्ट सेल। ऑल राइट, ये आप 11th में पढ़ के आए होंगे फिब्रोब्लास्ट सेल्स क्या होती है, एंड इट इज योर होमवर्क। इंटरफेरोन अल्फा कौन प्रोड्यूस करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका, ठीक है। तो हमने देखा 4 टाइप के बैरियर हमने देखे, ठीक है। फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, ऑल राइट। जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये प्रोवाइड करेगा सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर हमने पढ़ा मोनोसाइट सेल, मैक्रोफेजिक सेल, और हमने किसके बारे में पढ़ा, नेचुरल किलर सेल। ये जो नेचुरल किलर सेल है ये प्रोवाइड करेंगे हमें प्रोटेक्शन किस किस के अगेंस्ट, ये किल करेंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, वायरस को किल नहीं करेंगी लेकिन वायरस इन्फेक्टेड सेल और कैंसरस सेल को ये किल करेंगी, ठीक है। किल किस तरीके से करेंगी ये मैंने आपको समझा दिया है, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो एज वेल एज कैंसर
कैंसरस सेल्स। ठीक है, किस तरीके से करेंगी ये मैंने आपको समझा दिया है, बाय क्रिएटिंग द ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्स, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा और जो सेल है स्वेल करेगी और बर्स्ट करेगी। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, साइटोकाइन बैरियर के बारे में, कि जो इन्फेक्टेड सेल्स है कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजेगी कि दूसरी सेल्स को बचा पाए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरल्यूकिन फर्स्ट की है कि पायरोजेनिक केमिकल है जिसकी वजह से माइल्ड फीवर आएगा, और ये जो फीवर माइल्ड है ये WBC की मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगा, और उसके बाद जाके जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो इनहिबिट हो जाएगी। इंटरफेरॉन्स है, these are the एंटीवायरल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, अगर मैं बात करूं लास्ट कंपोनेंट की, दैट इज ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर ध्यान दीजिए कि ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर क्या होगा कि देयर आर 30 डिफरेंट टाइप ऑफ plasma protein produced by 30 different type of plasma protein produced by, कौन प्रोड्यूस करेगा, it is 30 different type of plasma protein produced by लीवर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये किसके अंदर रहेंगी, रिमेन्स इनएक्टिव। ठीक है, ये रिमेन्स इनएक्टिव, ये ब्लड के अंदर क्या रहेंगे बच्चे, इनएक्टिव रहेंगी। ठीक है, तो जैसे पैथोजन इनके कांटेक्ट में आया, जैसे ही साइटोकाइन ने इनको इंफॉर्मेशन भेजी, ये क्या करेंगी, एक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव होने के बाद ये एक के बाद एक को एक्टिव करती रहेंगी। ठीक है, यानी कि जैसे आपने ब्लड के अंदर पढ़ा था ना कैस्केड रिएक्शन, तो इसी तरीके से क्या होगा कि 30 डिफरेंट टाइप की इनएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, और ये ऐसे ही इनएक्टिव स्टेज के अंदर पड़ी रहती हैं। जैसे इन्फेक्शन हुआ तो ये एक्टिव हो जाती हैं और एक दूसरे को एक्टिव करता रहता है, और फिर क्या होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्स बनेंगे, और इन ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्स की मदद से जो सेल है वो स्वेल करेगी एंड बर्स्ट करेगी। सेल है वो क्या करेगी, स्वेल करेगी एंड बर्स्ट करेगी। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर, कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इनएक्टिव पड़ी रहती हैं, जैसे इन्फेक्शन हुआ तो वो एक्टिव होंगी। ठीक है, ऑन द अराइवल ऑफ इन्फेक्शन, और ये एक दूसरे को एक्टिव करेंगी, यानी कि यहां पर क्या होगी, कैस्केड रिएक्शन, यानी कि एक दूसरे को एक्टिव करेंगी, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तो तीसरे ने चौथे को एक्टिव किया, उसके बाद पोर्स बन जाएंगे जिसकी वजह से वाटर अंदर जाएगा, सेल स्वेल करेगी और बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने यहां तक पढ़ा। अगर मैं बात करूं इनेट इम्यूनिटी की, ठीक है, अब जल्दी आ जाइए, हम इसको करते हैं क्या, रैप अप करते हैं। ठीक है, तो जस्ट सपोज, चलो आ जाइए इधर। ठीक है, अगर मैं कंक्लूजन लिखूं, ठीक है, तो यहां पे देखो, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर ने क्या प्रोवाइड किया हमें, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड किया। अगर मैं बात करूं साइटोकाइन CC, साइटोकाइन एंड सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन और सेलुलर बैरियर की बात करूं तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने प्रोवाइड किया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या प्रोवाइड किया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, और अगर मैं इसको मिला के यहां पर लिख दूं, किसका नाम, ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अरे सेम कलर हो गया, ओके, यहां पे अगर मैं लिख दूं ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसके अंदर
बहुत सारी इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट थी जो कि लीवर प्रोड्यूस कर रहा था। और अगर मैं पूरे की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा? इनेट इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये अभी तक हमने पढ़ा था। अब हम बात कर लेते हैं आपके एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या दिया हुआ है इम्यूनिटी के बारे में। एवरी डे वी एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन एजेंट्स, हाउएवर ओनली फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स रिजल्ट इन डिजीज। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम किसी किसी के ही एक्सपोजर में आ पाते हैं जो कि डिजीज कोज कर पाता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हमारी बॉडी के पास एक एबिलिटी है टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम दिस फॉरेन एजेंट्स, और इसी पूरी की पूरी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है, मैंने बता दिया है, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ एंड दिस इज accomplished by the providing different types of barrier to the entry of the foreign agents in our body। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैरियर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसा ही कोई भी पैथोजन नहीं आ सकता बॉडी के अंदर। तो पहला क्या होगा? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ा था हमने? स्किन और म्यूकस। तो स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर जो कि एंट्री को रोकेगा। ठीक है, prevent entry of the microorganism। mucus coating of epithelium कहां पर? respiratory, gastrointestinal tract and urogenital tract that helps in trapping the microorganisms entering our body। microorganism को ट्रैप कर लेगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट्स। ठीक है, जैसे एसिडिक पीएच स्टमक के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब स्लाइवा है, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। उसके अंदर लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है। हमारी जो टीयर्स है इसके अंदर लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। सेलुलर बैरियर की अगर बात करूं तो डिफरेंट टाइप की सेल्स थी, तो सर्टेन टाइप की ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC, फॉर एग्जांपल पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी कि न्यूट्रोफिल। ठीक है, एंड इसके साथ साथ कौन कौन सी होंगी आपकी? मोनोसाइट्स। ठीक है, एंड नेचुरल किलर सेल, ये भी टाइप है किसकी? लिम्फोसाइट की इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यू। मोनोसाइट तो ब्लड के अंदर हम बोलते हैं, अगर ये ऐसे ही मूव करते करते टिश्यू के अंदर पहुंच जाए तो हम उनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमें प्रोवाइड करेंगी प्रोटेक्शन from different type of infection। and the last one is cytokine barrier जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करेगी प्रोटीन्स। ठीक है, और इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरोन, विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। ऑलराइट, चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। जल्दी आ जाओ, क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन प्रोवाइड करेगा? बताओ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर आते हैं। फिजिकल बैरियर के अंदर स्किन आएगा, म्यूकस आएगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आएगी पीएच। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप की एनवायरनमेंट। ठीक है, हार्मोन्स एंजाइम गलत, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम गलत, लिम्फोसाइट्स गलत, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये किसके अंदर आएंगे बच्चे? ये आएंगे आपके फिजिकल बैरियर के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। Now the next question is the cytokine barrier among these is। कौन सा cytokine barrier है? Polymorphonuclear neutrophil, monocyte, NK cells, interferon and macrophages। देखो polymorphonuclear neutrophil PMNL ये आपका किसके अंदर आएगा? सेलुलर बैरियर के अंदर। ठीक है, मोनोसाइट्स ये भी सेलुलर बैरियर के अंदर आएगा। ठीक है, और नेचुरल किलर सेल्स ये भी सेलुलर बैरियर के अंदर आएगा। मैक्रोफेजेस भी सेलुलर बैरियर के अंदर आएगा। इंटरफेरॉन्स किसके अंदर आएगा? आपका साइटोकाइन बैरियर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सेलुलर बैरियर? सेलुलर बैरियर के अंदर कौन आएगा? ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्ट एज सेलुलर बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। एग्जाम्पल PMN
PMNL की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में PMNL की फुल फॉर्म क्या है। मोनोसाइट्स भी आएंगी, नेचुरल किलर सेल्स भी आएंगी जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। ये वायरस को किल तो नहीं करेंगी लेकिन जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं और कैंसर सेल्स को नहीं छोड़ेंगी, ठीक है, यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन पोर क्रिएट कर देंगी। मोनोसाइट फेगोसाइटिक सेल्स है, PMNL न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटिक सेल्स है। करेक्ट आंसर डी। नाउ to which type of barrier under innate immunity do the saliva in mouth and tears? saliva यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट होगा लाइजोजाइम, ठीक है। टीयर्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? लाइजोजाइम, जो बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकेंगे क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेलुलर, साइटोकाइन, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल के अंदर कौन कौन सा आता है। तो यहाँ पे पूछा स्लाइवा, यानी कि फिजिकल की बात करूं तो उसके अंदर स्किन और म्यूकस, फिजियोलॉजिकल की बात करूं, ठीक है, तो ये आएगा आपका इसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा है? इओसिनोफिल्स तो हमने कहीं पढ़ी नहीं, हटा दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की एंड मैक्रोफेजेस की, ठीक है। लिम्फोसाइट हम कहां पर स्टडी करते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, ठीक है। मैक्रोफेजेस भी इसके अंदर आती हैं सेलुलर बैरियर के अंदर। ऑल राइट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। ऑल राइट, तो इसके अंदर आपको जनरली बेसिक क्या करना है? बेसिकली आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। इंटरफेरॉन्स कौन सीक्रेट करता है? इंटरफेरॉन सीक्रेट करेगा आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो कि नॉन जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसको बचाएगा, ठीक है। और ये आता है आपका साइटोकाइन बैरियर के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि इंटरफेरॉन्स है वो सीक्रेट करती है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, ठीक है। तो आज हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पूरा पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने 4 टाइप के बैरियर्स पढ़े और हमने ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा और हमने पढ़ा इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। और इम्यूनिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।